नमस्कार, आप स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करेंगे ऑडिट का एक नया चैप्टर, नए टॉपिक एडिशन जो हुए हैं इस बार। अगर आप बात करें जो स्टूडेंट देखिए May 24 के लिए क्लास ले चुके हैं, उनके लिए तो देखिए कुछ कुछ नया कुछ पुराना नहीं है, जो है वही है। लेकिन जो स्टूडेंट जो पिछले अटेम्प्ट दे चुके हैं, जो नवंबर में दे चुके हैं, नवंबर 23 में, May 23 में, या पहले कभी दे चुके हैं, तो उनके लिए कुछ नई चीजें ऑडिट में ऐड हो गई है। और देखिए कुछ जो ऐड हुए वो क्या ऐड हुए, वो हुए हैं स्टैंडर्ड्स। जो स्टैंडर्ड्स का वेटेज है वो काफी बढ़ चुका है। और कौन से स्टैंडर्ड्स ऐड हुए हैं वो मैंने आपको बता चुका हूँ। 800 की सीरीज, कुछ SRS ऐड हुए हैं, कुछ SRE ऐड हुए हैं, कुछ SAE ऐड हुए हैं। ये 3-4 चीजें ये ऐड हुई है। तो मैंने सोचा यार अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। देखिए मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ SRS 4400। SRS 4400 ये क्या है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। देखिए मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मैं भी फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा हूँ, ये मैंने भी इससे पहले नहीं पढ़ रखे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर सकूँ, समराइज कर सकूँ कि इसके अंदर है क्या। आपने क्या करना है, आपने अपना कोई भी स्टडी मटेरियल है, कोई भी टीचर ऑथर की बुक है, वहां से आपको रीड करना है एक बार ये सुनने के बाद, क्योंकि इसमें मैं आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा कि इसके अंदर है क्या। ठीक है, बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए SRS का मतलब क्या होता है। SRS होता है हमारा स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। क्या होता है? एस से मतलब स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज ये होता है। और स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज क्या होती है, मैं आपको बता दूं, ये होती है नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। एक होती है हमारी एश्योरेंस एंगेजमेंट, जो हम ऑडिट करते हैं वो हमारी है एश्योरेंस एंगेजमेंट। कुछ होती है हमारी नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसमें हमें एश्योरेंस नहीं देना होता। अब क्या होता है, जो हमारी एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, ऑडिटर क्या होता है, ओपिनियन देता है। जब भी आप पढ़ोगे ना, आपने पिछला ऑडिट पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है, हर ऑडिटर क्या करता है, रिपोर्ट्स के ऊपर अपनी जो फाइंडिंग्स होती है, जो उसके ऊपर होता है, वो अपना ओपिनियन देता है। आपने ओपिनियंस वाला 705 पढ़ रखा है, मॉडिफाइड ओपिनियन, ये डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, ये सब पढ़ रखा है। ठीक है। नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट वो होती है जिसके ऊपर ऑडिटर जो है वो अपनी ओपिनियन नहीं देता। ये आपको बात समझनी है। और कुछ एग्जांपल बताता हूँ आपको नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट के। एग्जांपल्स क्या क्या है अगर आप एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको 3 एग्जांपल्स दे रखे हैं स्टडी मटेरियल में। वो क्या क्या है? प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न। देखिए जब आप टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करते हैं, आप कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे। आपको भी याद होगा, आप कभी भी अगर आपने रिटर्न फाइल करी होगी तो वहां पर कभी भी आप उसको अटेस्ट नहीं करते, कभी भी आप अपना स्टैंप नहीं लगाते, कभी भी यूडिन जनरेट नहीं होता। तो इसका मतलब आप उस पर अपनी तरफ से कोई भी आप ओपिनियन नहीं दे रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, ये होती है प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न, एक नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट का एग्जांपल है। उसके बाद टैक्स कंसल्टेंसी हो गई या मैनेजमेंट कंसल्टेंसी होगी, उसके ऊपर भी यहाँ पर ये नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में कवर होता है। और कौन से कवर होते हैं? एक होते हैं जो एंगेजमेंट जो कि कवर्ड है SRS के अंदर। ठीक है, सच एज एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। अब क्या आप पूछेंगे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स क्या होता है? देखिए ये चैप्टर जो है ना, इसके अंदर सिर्फ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, ये जो शब्द है ना, इसके ऊपर ही आपको फोकस करना है। हर जगह ऑडिट की जगह ये शब्द यूज होगा, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। और आपको क्या याद रखना है, इसके अंदर आप ओपिनियन नहीं देते, इसके अंदर आप एश्योरेंस नहीं देते। ठीक है, ये नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स क्या होता है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स होता है अ रिपोर्ट ऑन द फैक्चुअल फाइंडिंग्स। जो आप फैक्ट के बेसिस के ऊपर फाइंडिंग करते हैं बेस्ड अपॉन द स्पेसिफिक प्रोसीजर्स परफॉर्म। कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स अकाउंट्स आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे मान लो आप किसी अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे किसी परचेज ऑफ रिलेटेड पार्टीज के ऊपर आप कुछ कर रहे हैं, इसके ऊपर आप एश्योरेंस कभी भी नहीं देंगे। आपको बस ये याद रखना है, सबसे मतलब जो मोटी मोटा बात है इसके अंदर वो यही है, आप एश्योरेंस नहीं देते, आप ओपिनियन नहीं देते। ठीक है, जो आपको और एक फैक्ट बताता हूं कि जो पर्सन ये रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जो ये रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये नेसेसरीली नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वो आपकी फर्म के ऑडिटर और वो सेम बंदे हो। सेम हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑडिटर और आपका जो ये पर्सन जिससे आप रिलेटेड सर्विस ले रहे हो ये सेम हो। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें ऐसे 440 यहां से हमारा शुरू होता है। और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स ये शब्द आपको 440 में बार बार मिलेगा। तो हमारा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है 440 का, 4400 का? टू रिपोर्ट ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द ऑन द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। ठीक है, यही चीज कह रहा है उसके अंदर। ये कह रहा है कि कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। यूजर्स जो है ना रिपोर्ट के, वो अपने खुद के कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। वैसे हम क्या करते हैं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, जो हम पहले पढ़ते हैं 700 के अंदर पढ़ते हैं, वहां पर ऑडिटर जो है वो अपना ओपिनियन यहाँ पर देता है वहां पर, और अपने कंक्लूजन्स बताता है वहां पर। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो यूजर्स है रिपोर्ट के, वो अपने कंक्लूजन्स खुद खुद ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है,
और जो ये रिपोर्ट होती है ना, दीज रिपोर्ट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू दोज पार्टीज दैट हैव एग्रीड अपॉन द प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड। जिन पार्टीज के साथ एग्रीड किया है हमने ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए, हमारी रिपोर्ट सिर्फ उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसा नहीं कि सबके लिए अवेलेबल करा दी हमने ये रिपोर्ट। क्योंकि क्या है, क्योंकि देखिए मैंने आपको ये बताया, मान लो मैं ऑडिटर हूं, आपने मेरे को बताया कि आपको इसके ऊपर पर्टिकुलरली आपको इसके ऊपर अपनी फैक्चुअल फाइंडिंग्स के बारे में बताना है, वो आप मेरे को बताएंगे। देखिए उसके बारे में मैं उनको बताऊंगा तो वो समझ जाएंगे, लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी है उनके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना, उनको पता नहीं है कि किस प्रोसीजर के बारे में किसके क्या उनकी टर्म्स एग्री हुई थी, क्या हुआ था, क्या डिस्कशन थी। वो सिर्फ ऑडिटर और वो सामने वाली पार्टी के बीच में बात थी। अगर वो किसी और पार्टी को अवेलेबल करा लेंगे हम वही रिजल्ट्स, तो वो क्या करेगा, उसको मिस इंटरप्रेट कर लेगा और आधी अधूरी अपनी अपनी ही कहानी बना लेगा। तो ये थे कुछ हमारे, अगर बात करें इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ठीक है, इसके अंदर कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करी जाती। ऑडिट के अंदर क्या होता है, हम ओपिनियन देते हैं, एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये एक डिफरेंस आ सकता है। और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में क्या है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में हम रिपोर्ट देते हैं फैक्चुअल फाइंडिंग्स के ऊपर और कोई एश्योरेंस नहीं देते यूजर्स को। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स टू इवेल्युएट द वैलिडिटी ऑफ द अकाउंट पेबल। इस तरीके से किसी के ऊपर भी आ सकता है पेपर में क्वेश्चन। ये आपकी एक एग्जांपल अकाउंट पेबल के ऊपर दे रखा है, तो आप कैसे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स कैसे कैसे क्या क्या करेंगे। इसके अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करें, ये क्या करेंगे, कंपेयरिंग द नेम ऑफ द सप्लायर एंड द आउटस्टैंडिंग बैलेंस विद द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, जो जो आपके यहाँ पर अकाउंट पेबल के बैलेंस है और उनके नाम जो है उनको आप किससे कंपेयर करेंगे, ट्रायल बैलेंस से। उसके बाद आप कंफर्मेशन लेंगे और सप्लायर की स्टेटमेंट लेंगे। उसके बाद आप चेक करेंगे जो एक्चुअल वेरिएशन क्या है ट्रायल बैलेंस के बीच में और जो पार्टीज ने कंफर्म किया है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो आप करेंगे। और एक्चुअल फाइंडिंग्स रिपोर्टेड विदाउट एश्योरेंस, जो ये एक्चुअल फाइंडिंग हमने करी है ये किसी एश्योरेंस के साथ नहीं है, ये भी हम यहाँ पर बता के चलेंगे अपनी रिपोर्ट के अंदर, ये साफ साफ लिख के चलेंगे। तो क्या कह रहा है ये, देख ये सिर्फ आप नॉर्मल, अगर आप कभी आपने काम भी किया हो तो आप यही तो करते हो। जब आप टैली में एंट्री करते हो, आपने एंट्री कर दिया, आपने क्या करते हैं, हम थोड़े थोड़े टाइम बाद रेगुलर इंटरवल्स पे कंफर्मेशंस लेते हैं। अब हमारा क्या होता है, हमारे ट्रायल बैलेंस के हिसाब से किसी पार्टी को 8 लाख की पेमेंट होनी है, फिर हम क्या करते हैं उस पार्टी से उसका ट्रायल बैलेंस मंगाते हैं, उसकी कंफर्मेशन मंगाते हैं, उससे मेल पे कंफर्मेशन लेते हैं और फिर उसको कंपेयर करते हैं और फिर वो डिफरेंस को इवेल्युएट करते हैं कि ये जो डिफरेंस जो आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, फिर उसको हम रिकनसाइल करते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकली करा हो तो आपको यहाँ पर ये चीजें पता होगी। ठीक है, ये तो हमारी हो गई एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स ऑन द वैलिडिटी ऑफ अकाउंट पेबल, एक टॉपिक था। अगला टॉपिक क्या है कि ये क्या है कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है, कौन कौन से मैटर्स है जो कि हमने एग्री करने हैं इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। इसमें क्या है, नेचर ऑफ द एंगेजमेंट, हमने क्या करना है, स्टेट द पर्पस। पहला क्या है, नेचर ऑफ द एंगेजमेंट। नेचर ऑफ द एंगेजमेंट में हम क्या बताएंगे कि ये हमारी एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, ये हमारी नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है। क्या है, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है और इसके अंदर हम अपना ओपिनियन नहीं देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना पर्पस बताएंगे मैटर्स के अंदर, ये अपना स्टेट करेंगे पर्पस। उसके बाद हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताएंगे जिसके ऊपर हमने एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स परफॉर्म करे हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द स्पेसिफिक प्रोसीजर, वो बताएंगे। और लिमिटेशन क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट के बारे में, ये सारे से मैटर्स जो है वो एग्री करेंगे हम मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, क्या क्या, नेचर ऑफ एंगेजमेंट, हमारी एंगेजमेंट का नेचर क्या है कि ये हमारी नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है। उसके बाद अपना पर्पस स्टेट करेंगे कि इस एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स का क्या पर्पस है। उसके बाद हम आइडेंटिफाई क्या करेंगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर ये प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जा रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द स्पेसिफिक प्रोसीजर्स। और लास्ट पॉइंट क्या है, लिमिटेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिपोर्ट, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये सिर्फ जो यूजर्स है जिनके कहने पर हमने ये सब करा है उनके लिए ही है। तो ये 5 पॉइंट हमारे क्या हो गए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अंदर, ये मैटर्स हमने एग्री करने हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें प्रोसीजर की, बात करें प्रोसीजर्स के अंदर वही हमने AEIOU करके एक टॉपिक हमने पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। प्रोसीजर में क्या क्या है, एनालिसिस करेंगे, कंफर्मेशन करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, रिकैलकुलेशन करेंगे। ये आप बहुत आसान से आप पढ़ सकते हैं। एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर SRS का बचता है। देखिए बहुत छोटा SRS था, ज्यादा टाइम नहीं लगा इसके अंदर, आप खुद से एक बार रीड करेंगे ना आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा इसका। ठीक है, आखिरी टॉपिक क्या है हमारा, रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग में तो देखिए क्या आएगी, जब इसकी आप जो भी रिपोर्ट देखोगे आप सबसे पहले क्या होता है, टाइटल, उसके बाद एड्रेस, 2 पॉइंट आपके ये हो गए।
उसके बाद लास्ट में क्या होता है आपको भी पता है, लास्ट में हम क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं, प्लेस ऑफ द रिपोर्ट लिखते हैं और सिग्नेचर, ऑडिटर के सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, ये 5 पॉइंट आपके हो गए, ऊपर के 2, नीचे के 3। उसके बाद आपको बीच के 3-4 पॉइंट, 3 पॉइंट भी अगर आप याद कर लोगे तो आप ये सफिशियंट है। ठीक है, क्या क्या आप पॉइंट यहाँ लिखोगे, क्या क्या रिपोर्टिंग में लिखोगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू विच एग्रीड अपॉन द प्रोसीजर्स आर अप्लाइड। कौन सी ऐसी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल यहाँ पर इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स अप्लाई करे गए हैं। उसके बाद हम प्रोसीजर्स बताएंगे, स्टेट द प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड वर एग्रीड विद द रिसिपिएंट, मतलब कौन कौन से हमने प्रोसीजर्स परफॉर्म करे हैं जो कि एग्री करे थे यहाँ पर हमने पहले ही पार्टी के साथ। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्पस, जो हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े हैं ना वही सब रिपोर्ट के अंदर बताना है कि ये हमारा पर्पस था, ये हमने पर्पस, ये पर्पस था हमारा ये करने का, उससे पहले हमने क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करे हैं, ये प्रोसीजर्स हमने एग्री करे थे, ये हमने आइडेंटिफाई करे थे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद अपने प्रोसीजर्स के बारे में उसकी लिस्टिंग करेंगे, डिस्क्रिप्शन बताएंगे किसका, एक्चुअल फाइंडिंग्स के बारे में अपना डिस्क्रिप्शन देंगे और स्टेट करेंगे कि ये जो रिपोर्ट है वो रिस्ट्रिक्टेड है उन्हीं पार्टीज को जिन्होंने ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स करने के लिए हमें कहा गया है। तो ये था हमारा SRS 440। देखिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आपको समझाने की, बहुत मतलब मेरी तरफ से तो मैंने अपना बेस्ट दिया, बट देखिए यार कमियां तो रह जाती है क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम पढ़ा है। तो इसी तरीके से, बस इसी तरीके से आपके बीच नई नई वीडियोस के साथ जुड़ता रहूंगा। अपना प्यार देते रहे, लाइक करें, शेयर करें। देखिए आपका एक कमेंट एक मोटिवेट करता है कुछ नई वीडियोस लाने के लिए, क्योंकि इन मोटिवेशंस के अलावा और कोई यहाँ पर मेरे पास मोटिवेशन का सोर्स नहीं है कि मैं यहाँ पर, कि मेरे पास कोई बहुत ज्यादा पैसे आ रहे हो यूट्यूब से या कोई मेरे को कुछ मिल रहा हो। सिर्फ एक आपके एक कमेंट आते हैं ना, वो एक दिल को खुशी मिलती है कि यार कुछ मैं अच्छा कर रहा हूँ, कि कुछ आपके लिए कुछ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी मेरे किसी दोस्त ने कहा था कि आप ये और वीडियोस डालें, तो मैंने सोचा यार क्यों ना डाला जाए, क्योंकि मेरे को भी खुद पढ़ना पड़ता है पहले, उसके बाद आपको समझाता हूँ, क्योंकि मेरे को, मैंने ये चीजें नहीं पढ़ी हुई। मैंने भी आपके वाला, अगर आपने नवंबर 23 मई 23 में दिया है तो मैंने भी अभी तक वही चीजें पढ़ी थी। मैंने भी ये आगे की चीजें फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, तो आपके लिए पढ़ रहा हूँ। इसलिए प्लीज अपना प्यार देते रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से नई नई वीडियोस के साथ जुड़ता रहूंगा। पसंद आई वीडियोस तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बाय।